हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। टुडे वी विल सी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब कितनी संख्या में किसी भी ऑर्गेनिज्म कितनी संख्या में प्रेजेंट हैं और कितने टाइप के प्रेजेंट हैं, ये डाइवर्सिटी कहलाती है। देखिए, अगर जितने तरह के हैं सिर्फ एक एक जीव हों तब भी जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी तो है नहीं। तो मतलब तरह कई प्रकार के भी होने चाहिए और ये हर एक प्रकार के खूब सारे नंबर भी होने चाहिए, तो ये कहलाती है डाइवर्सिटी। चलिए हम देखते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। आप जहाँ पे भी हों वहाँ ही सोच सकते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट दिखेंगे, बर्ड दिखेंगे, मैमल्स दिखेंगे, रेप्टाइल्स दिखेंगे, आर्थ्रोपोड्स दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। पोटेड प्लांट, जो आप प्लांट लगाए हुए हैं, इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, योर पेट्स जो आपके पालतू जानवर हैं, एनिमल एंड प्लांट्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जो भी आप जहाँ हैं वहाँ आप आसपास में क्या देखते हैं। देयर आर आल्सो सिवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। दे आर ऑल अराउंड यू, और ये सभी आपके चारों तरफ हैं। इफ़ यू बेयर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं, द लार्ज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। जो भी आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उनको बड़ी संख्या में और उनकी वैराइटीज़ को देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इफ़ यू बेयर अ विजिट डेंस फॉरेस्ट, तो आप जो है एक डेंस फॉरेस्ट विजिट करिए, डेंस फॉरेस्ट देख के आइए। इफ़ यू प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, तो वहाँ आपको ज़्यादा संख्या में और कई तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट आ स्पीसीज। जितने तरह के आप प्लांट या एनिमल को देखते हैं वो एक अलग स्पीसीज है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7-1.8 मिलियन। जो अभी तक पहचाने गए हैं और डिस्क्राइब किया गया है जिनके बारे में, वो लगभग 1.7 नहीं सॉरी लगभग इनके बीच में 1.7 और 1.8 मिलियन के बीच में है, इसी रेंज में है। तो दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो गई, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर here that the explore new area and even old ones, new organism are continuously being identified. We should remember, हमें याद रखना चाहिए, here that is explore new area, जब हम किसी नए एरिया को देखते हैं, मतलब नए एरिया को पाया जाता है, इवन ओल्ड वंस, या किसी ओल्ड पुरानी जगह को भी देखा जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, तो हमेशा सदैव नए ऑर्गेनिज्म वहाँ पाए गए हैं और उनको पहचाना गया है। आगे है एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। तो जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके एक लोकल नाम होते हैं, मतलब जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग उनको बुलाते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये वो जो लोकल नेम है जगह जगह पर बदलते रहते हैं, इवन विद इन अ कंट्री, यहाँ तक कि एक ही देश के अंदर। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट यू आर created if we did not find a way that means talk each other to refers
टू ऑर्गेनिज्म। तो ये एक प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, एक ही देश में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। बी आर टेकिंग अबाउट, अगर इसका कोई बी डिड नॉट फाइंड अ वे, अगर कोई इसका रास्ता नहीं निकाला गया, टेक ईच अदर रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म बी आर टेकिंग अबाउट, तो इसका हमें कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, नहीं तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो आगे क्या कह रहा है, हेंस देयर अ नीड, ज़रूरत है, स्टैंडर्ड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है, एक ऐसे स्टैंडर्ड नेमिंग की ज़रूरत है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है, द स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर organism is known by the same name all over the world, this process is called nomenclature। आगे है, obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and b know to what organism the name is attached to। और ये nomenclature तभी संभव है जब उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, एंड बी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, और हम इसको जानते रहें कि उसको क्या नाम दिया जा रहा है, ताकि डिस्क्राइब करने से ही वो पता चल जाए। आगे है, दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन, और इसी तरह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, अगला पैराग्राफ है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established procedure to assign a scientific name to each known organism। तो इसी क्रम में इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, उस स्टडी को सरल बनाने के लिए, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम ईच नोन एज ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो इसी क्रम में साइंटिस्ट जो है, सभी साइंटिस्ट ने मिलकर एक असाइन किया गया कि इनको सभी नोन ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो कि पूरे वर्ल्ड में वो एक्सेप्टेबल हो बायोलॉजिस्ट के द्वारा। आगे है, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम are based on the agreed principle and criteria which are provided international code botanical nomenclature ICBN। फॉर प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेमिंग दिया गया बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, तो वहाँ कुछ प्रिंसिपल बनाए गए, कुछ क्राइटेरिया बनाई गई जिसके अंदर ही रह के उसका नोमेनक्लेचर करना है। विच आर प्रोवाइडेड बाय, और वो क्राइटेरिया और जो प्रिंसिपल है कौन देता है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड, यहाँ आप पूछ सकते हैं कि इन एनिमल का नाम फिर कैसे रखा गया, क्योंकि वो तो ICBN जो है प्लांट्स के लिए है। अगला है, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके जो रूल रेगुलेशन हैं ये इसके द्वारा दिए जाते हैं, ICZN के द्वारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, और इसको तय करना होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका सिर्फ एक ही नाम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। और ये भी डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है, शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। ये इस लाइन का अर्थ बहुत ज़्यादा निकल नहीं रहा। डिस्क्राइब ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म should enable the people to arrive at the same name in any part of the world। अगली लाइन देखता हूँ फिर अर्थ शायद निकल जाए। They also ensure
दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ये तय करते हैं कि किस पूरे वर्ड में किसी दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म पर उस तरह से डिस्क्रिप्शन ना हो और वो नेम भी ना हो। ओके, तो आगे देखते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली, बायोलॉजिस्ट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक और नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो है फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, मतलब उसके जो रूल रेगुलेशन है ऐसा फॉलो करते हैं जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया जाए। प्रोवाइड साइंटिफिक नेम नोन एज ऑर्गेनिज्म, और नॉन ऑर्गेनिज्म जो भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, कोई भी नाम के 2 पार्ट होते हैं। द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक इपिथेट, एक जनरल नाम होता है और एक स्पेसिफिक इपिथेट होता है। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद इन 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जिसके 2 नाम होते हैं, जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं, जब उनके 2 नाम से रखा जाता है उसको बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जेनरिक नेम जो होता है वो बताता है उसको उसके जाति को, और स्पेसिफिक इपिथेट बताता है उसकी स्पीसीज को। स्पीसीज मतलब जाति हो गई, जेनरिक मतलब होता है उसका वर्ग को बताता है। आगे है दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, और ये जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी पर जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सब इसी पे काम करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड वाज फाउंड कन्वीनियंट्स, और इसमें जो है 2 नाम यूज किए जाते हैं। लेट अस टेक अ एग्जांपल मैंगो टू अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो चलिए देखते हैं हम जो है इसके किस प्रकार से जो है ये 2 नाम देता है। हम मैंगो जो आम है इसका नाम कैसे नाम रखा गया इसी को लेके एग्जांपल देखेंगे। इसमें है प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेमिंग बेटर, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम मैंगो इज रिटन मैंगीफेरा इंडिका, जो इसका मैंगो का नाम है इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायोनोमियल नेम। चलिए देखते हैं इसका कैसे बायोनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, तो वही जो पहला था वो जीनस रिप्रेजेंट करता है जो मैं वर्ग बोला, और जो दूसरा है वो स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। मैंगीफेरा एक मिनट, ये मुझे जो है इसको फ्लाइट मोड पे तुरंत लगा देता हूँ, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहेंगी। ओके, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा रिटन एज अ मैंगीफेरा इंडिका, और मैंगीफेरा जो है ये क्या है इसका जीनस है, एंड इंडिका क्या है ये स्पीसीज है। आर स्पेसिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो, और ये जो है ये रूल पूरे यूनिवर्स में मतलब जो पूरा वर्ल्ड में ये फॉलो किया जाता है। आर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नेमिंग नॉमेनक्लेचर, और कुछ नीचे कुछ रूल हैं, तो चलिए हम इन रूल को एक एक करके देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं, एंड रिटन एज इटैलिक्स, और उसको इटैलिक में लिखते हैं मतलब तिरछा लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब ये हम मान के चलते हैं कि इसका
जो नाम है वो लैटिन है या फिर लैटिन का व्युत्पन्न है, फिर उसकी ओरिजिन कहीं से भी हुई हो। आगे देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second components denoted the specific epithets। तो जो पहला नेम है, जो फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम है, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो दूसरा कंपोनेंट है ये डिनोट करता है स्पीसीज, मतलब उसकी जाति को। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब उसकी जो जाति है। आगे देखते हैं, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम when hand written are separately underline। तो अगर इसको हाथ से लिखा जाए, है ना, जैसे अगर हाथ से लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो कैसे हम उसको लिखेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हाथ से लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे मैंगी, MANGI मैंगी, और फेरा, है ना, और फिर ये स्मॉल, यहाँ कैपिटल शुरू किए लेकिन यहाँ स्मॉल शुरू करेंगे, INDICA। और क्योंकि इसको कुछ लोग तो पूरा सब कुछ तिरछा तिरछा लिखते हैं, कुछ लोग सीधा लिखते हैं, तो जब आप हाथ से लिखेंगे तो एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन, और एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, तो ये हो गया मैंगीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम है वो लिखने का तरीका। अगर आप एक लाइन सिंगल यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं तो ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचनी है और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ खींचनी है, बस। ओके, चलिए रूल देखते हैं आगे। बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेमिंग हैंड रिटन आर सेपरेटली, अलग अलग, और वो भी कैसे, अंडरलाइन, आर प्रिंटेड, अगर प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो इटैलिक में लिखें, इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जो कि उसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है ना। आगे देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला वर्ड है वो जीनस को डिनोट करता है, स्टार्टेड विथ अ कैपिटल लेटर, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट आर स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर, वो तो मैंने पहले बता दिया, पहला लेटर जो है वो कैपिटल से शुरू करेंगे और दूसरा जो है वो स्मॉल से, पूरा स्मॉल होगा। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विथ एन एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, और इस प्रकार से इस एग्जाम्पल से आप समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट्स, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है मतलब कि जो जाति है उसके बाद जो है जो उसकी खोज करता है उसका नाम भी उसमें हम जोड़ देते हैं एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, जैसे कि इसमें रिटन एज एब्रीविएशन फ्रॉम मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब मैंगीफेरा इंडिका जो है वो नाम हो गया, और लिन मतलब लीनियस ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया। इन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, तो ये बता रहा है लिन का मतलब कि जो सबसे पहले इसको बताए थे उसको लीनियस बताए थे। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा हम इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं कि हम सबकी स्टडी करें ये तो संभव नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू डिराइव सम मीन्स मेक दिस पॉसिबल, तो इसके लिए कुछ डिवाइस तैयार की गई हैं, कुछ तरीके तैयार किए गए हैं जिससे हम जो है कुछ संभव तक उसको तैयार कर सकें। तो क्या है वो, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, तो वो तरीका क्या है, क्लासिफिकेशन। कैसे करेंगे हम, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनी थिंग्स इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंस कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर। तो हम इसमें क्या करते हैं, एनिमल्स को ग्रुप में कर देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में कर देते हैं, और इससे जो है हमें आराम होता है इनको जानने में, उनके पढ़ने में। किसी एक को पढ़ेंगे बाकी सबको हम समझ जाएंगे, वो उसी तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल बी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, जैसे हम अगर बता दें प्लांट तो आप समझ जाएंगे, वो जो है उसकी शैवाल में सेलुलोज होगा और वो उसके पत्ते हरे होंगे और वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होगा, है ना। जैसे हम एनिमल बोल दें तो आप एनिमल के बारे में सोचेंगे, डॉग बोल दें तो सोचेंगे तो डॉग ही जैसा, फिर वैरायटी चाहे जो हो, कैट, इंसेक्ट, सेम ऐसे। द मोमेंट बी यूज एनी ऑफ दीज, द मोमेंट बी यूज एनी ऑफ दीज टर्म, है ना, तो ऊपर जो भी टर्म थे हम उसमें से कोई भी यूज कर लें, बी एसोसिएट
सर्टेन कैरेक्टरिस्ट विद ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप। तो जो अगर उसमें से कोई भी शब्द बोलेंगे तो आप उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, आप उनको सोचने लगेंगे। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग। तो कह रहे हैं मतलब अगर आप डॉग सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है। ओबियसली ईच वन अस विल सी डॉग। हम लोगों ने डॉग तो देख ही रखा है, और हमारे जो दिमाग में इमेज बनेगी वो डॉग की बनेगी, कैट की तो बनेगी नहीं। नाउ इफ़ बी बेयर थिंक एल्सेटियंस। तो अगर हम एक एल्सेटियंस के बारे में सोचें, वी नो व्हाट वी आर टेकिंग अबाउट, तो हम समझ जाते हैं किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज बी बेयर से मैमल्स। अगर हम मैमल्स के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में जो इमेज बनेगा वो यही होगा कि यू वुड कोस थिंक एनिमल विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। तो आप समझ जाएंगे मैमल्स मतलब जिसके बाहर कान निकले होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, और उनके बॉडी पे बाल होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो आप प्लांट्स सोचेंगे। इफ वी ट्राई टू टॉक व्हीट, अगर हम गेहूं की बात करें, द पर्टिकुलर ईच ऑफ आवर माइंड बी विल ऑफ व्हीट, तो हम व्हीट के बारे में सोचेंगे, व्हीट के प्लांट्स के बारे में। नॉट ऑफ राइस, ना कि हम चावल के बारे में सोचेंगे, मतलब पैडी वाले सीड के बारे में। एनी अदर प्लांट्स के बारे में भी नहीं सोचेंगे। हेंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये जो है इट्स आर कन्वीनियंट्स कैटेगराइज बी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। और ये जो है इनको जो भी नाम ये दिए गए हैं, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, ये सब जो है कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी बना दी गई है, और पढ़ने में आसानी के लिए, ताकि हम आसानी से उसकी स्टडी कर सकें। आगे है द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टैक्सा। तो जो ये कैट है, मैमल है, व्हीट है, राइस है, प्लांट है, एनिमल है, ये जो ग्रुपिंग कर दी गई है, जैसे प्लांट बोले तो सभी प्लांट्स को उसमें आ जाएंगे। तो ये जो ग्रुपिंग की गई है, अगर हम इसे साइंटिफिक नेम से बोले कि इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको बोलेंगे टैक्सा। क्या बोलेंगे इसको? टैक्सा। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल मतलब किसी भी लेवल पे जो एक कैटेगराइज किया जाता है ना, वही टैक्सा है। कहाँ गया? हाँ, द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगराइज एट वेरी डिफरेंट लेवल। तो ये क्या है? टैक्सा है। आगे जैसे प्लांट्स है, आल्सो फॉर्म अ टैक्सा। प्लांट अगर बोल दिए तो ये टैक्सा है। व्हीट इज आल्सो टैक्सा। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग आर ऑल टैक्सा। सब क्या है? टैक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल, मैमल आर एनिमल, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉग जो है एक मैमल है, और मैमल जो है कि एनिमल से ही होता है। देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा। तो जो एनिमल है, मैमल है, डॉग है, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टैक्सा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो चलिए आगे देखते हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग टैक्सा पे क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, है ना। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी, है ना। आगे है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट। जो एक्सटर्नल बाहर से क्या ऐसे दिख रहा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसकी एनाटॉमी कैसी है, एंड अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसका सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है या कहाँ पहुँचा है, प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, और उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब जहाँ रह रहा है वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हिस्ट्री है उसकी। ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न
टैक्सोनॉमिक स्टडी। और ये सब जो है उसके, ये जो जानकारी है जितनी अभी हमने ऊपर बताई, ये उनके बेस बनते हैं उनको मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी, मतलब उसको कैटेगराइज करने के लिए, उसको किस टैक्सा में रखा जाए, इस चीज़ के लिए उसको बेस बनाते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो उसको कैरेक्टराइजेशन जो होता है, आइडेंटिफिकेशन पहचान, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब जो है टैक्सोनॉमी के उसके बेस बनते हैं। आगे है टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। ओके, टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव always been interested in knowing more and more about the various kind of organism। ये टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब जो ह्यूमन्स है वो बहुत पहले से ही हमेशा लगे रहते थे उनको कैटेगराइज करने के लिए, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज। वो अपने यूज के लिए ही वो जानते रहते थे कि कौन जो है हमारी यूज का है, कौन हमारी यूज का नहीं है, या किससे बचना है ना, कितना बचना है। जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो ही इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करने लगे थे। जैसे वो डॉग को पालते थे और अदर एनिमल से बचने के लिए पेड़ के ऊपर रहते थे, तो कैटेगराइज कर चुके थे कौन हमारे लिए हार्मफुल है, कौन हार्मफुल नहीं है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिस नीड ऑफ फूड। जो पहले के लोग थे वो मतलब अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, जैसे किससे फूड किससे लेना है, क्लॉथ किससे लेना है, शेल्टर मतलब कहाँ रहना है, हेंस अर्लिस्ट क्लासिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन यूज ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो अपने यूज के बेस पर वो जो है क्लासीफाई कर चुके थे, ऑर्गेनिज्म को करते थे। ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज। ह्यूमन बीइंग जो है सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड नोइंग मोर, ना कि वो सिर्फ इंटरेस्ट थे उनको जानने में अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जानने में, ना कि वो सिर्फ उनको जानने में इंटरेस्ट रखते थे, एंड देयर डाइवर्सिटीज़, बल्कि उनके डाइवर्सिटीज़ को भी जानने में इंटरेस्ट रखते थे। बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स, है ना। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी, ये जो स्टडी की जाती है ये जो है सिस्टमैटिक्स में की जाती है, मतलब एज अ सिस्टमैटिक कह सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से उनको एक स्थान देना कि उनको कहाँ पर रखा जाए। कहाँ पर रखने का मतलब है, जैसे अभी हम तो कई सारे फाइलम बना चुके हैं, तो उसमें पोरीफेरा में जा रहा है कि सेलेंट्रेटा में जा रहा है कि एस्केलमेंथिस में जा रहा है, मतलब यही द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज द सिस्टमैटिक्स। तो इसमें जिसमें हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी की, बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम, ना डाइवर्सिटी के और उनमें क्या रिलेशन है, तो उसको जो है सिस्टमैटिक्स ब्रांच में करते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो वर्ड है सिस्टमैटिक, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिस सिस्टमा से, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। लीनियस यूज सिस्टमा नेचर, लीनियस ने यूज किया सिस्टमा नेचर का एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उनके पब्लिकेशन का एक टाइटल हुआ करता था सिस्टमा नेचर, है ना, लीनियस का। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, और बाद में जो है इसको थोड़ा सा बड़ा किया गया, उनमें इंक्लूड किया गया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इन लार्ज, और इसको बढ़ाया गया, इसके स्कोप को, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऐड किया गया, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और इन तीनों को ऐड किया गया। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और जो सिस्टमैटिक है उसमें ये भी जोड़ा गया, इस बेस पे भी उसको रखा गया जोड़ के, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब कैसे उनका विकास हुआ है। जैसे आप देखेंगे जब भी आपको प्लांट्स पढ़ाया जाएगा तो पहले आप जो है जो सबसे छोटे
सेल्स हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स के रूप में हैं, उनको पढ़ेंगे। जैसे एल्गी पढ़ेंगे, फिर जाके उनसे थोड़ा बड़े पढ़ेंगे जिनका थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, पानी से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, तो आप जो है ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। फिर उससे थोड़ा और बाहर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। फिर जो है जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, जहाँ पर थोड़े बहुत मतलब सीड बनने शुरू हो जाते हैं लेकिन अभी फ्लावर नहीं आते हैं। फिर जो है जाके एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो ये एक क्रम में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि पहले आपको जो है एल्गी पढ़ा दिया गया, फिर जाके एंजियोस्पर्म पढ़ा दिया गया, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा दिया गया, फिर जो है जिम्नोस्पर्म पढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं, वो ऐसे दिखाया जाता है किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से उसका विकास हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा ज़रूर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। और नोट्स बनाते रहें।